बहुत से लोग हैरान होते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जिसे हम कहते हैं, ये असल में करना क्या चाहते हैं। आमतौर पे इन लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं समाज में तो हमसे ये पूछा जाता है कि ये आप जो बोलते रहते हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये असल में क्या है और ये लोग असल में क्या करना चाहते हैं, ये इस चीज की जानकारी हमें नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अपने उन साथियों के लिए जो आने वाले टाइम में टीम 300 में भी शामिल होना चाहते हैं और जो अभी लेवल 1 की ट्रेनिंग भी अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मटेरियल दे दूं, उनके लिए कुछ सवाल पूछने के लिए मैटर दे देता हूं, ताकि जब आप सवाल पूछें तो एक लेवल पर आपकी समझ बन चुकी हो। और इवन कमेंट बॉक्स में आए हुए लोगों को भी आप जवाब दे सके, इस लायक भी हमें बनना है। हम सब लोगों को उनके सारे सवालों के जवाब देने हैं। बहुत से लोगों का एक सवाल है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। फिर ये पूछते हैं कि आज के हालात का उससे क्या लिंक है। आज बाढ़ आई हुई है चारों तरफ, पंजाब के बाद हरियाणा का नंबर लगा है, हो सकता है इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगले साल लगे, क्योंकि वहां चुनाव के नजदीक हालात कुछ इस टाइप के बनेंगे जैसे अभी बिहार और पंजाब के चुनाव के से पहले बन रहे हैं। और इससे कबाल को क्या फायदा मिलेगा। कबाल में उस अंतरराष्ट्रीय गिरोह की बात कर रहा हूं जो पूरी दुनिया के अंदर इस पूरे गेम को चला रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि ये जो जिसको हम अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारी लोग बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गैंग है, कुछ लोग उसे इल्यूमिनाती के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग ग्लोबल एलिट्स बोलते हैं, पहले यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल करते थे, आजकल ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू अपनी एजेंसीज को हर देश की सरकारों के अंदर पेनिट्रेट करवा चुके हैं। और मॉडल एक ही है, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के थ्रू पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक के पैसे से संस्थान बनेगा, फिर बाद में उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा और कंट्रोल प्राइवेट हाथ करेंगे और इवन प्रॉफिट भी प्राइवेट हाथ, यानी कि जो नुकसान रहेगा वो पब्लिक का रहेगा। जब तक वो संस्थान पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता और उसमें खर्चा लगता रहेगा, तब तक वो सरकारी डिपार्टमेंट के अंडर रहेगा। और जब वो खर्चा खत्म हो जाएगा और आमदनी चालू होगी तो उसको ठेके पर या फिर 99 ईयर्स के पट्टे पर दे दिया जाएगा। ये एक मॉडल है, ट्रिपल पी का मॉडल है, और उसी दौरान सारी पॉलिसीज इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनेंगी। तो वो जो गुंडे लोग हैं, वो क्यों लाना चाहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था को क्यों लाना चाहते हैं? तो इसके जवाब में सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी व्यवस्था है वो 50 से 100 साल के बीच ढह जाती है, वो कमजोर होने लगती है, उसको उसी तरह से चलाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती हैं, लोगों की समझ बनती है, लोग खड़े होना शुरू होते हैं, लोगों को बातें समझ आना शुरू होती हैं, तो उनको एक नया एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे कि नई समझ वाले लोगों को नए तरीके से कंट्रोल किया जा सके। वो पुरानी समझ वाले लोगों को पुरानी समझ से कंट्रोल कर लिया तो नए वालों के लिए एक नई समझ देनी पड़ती है। वो नई समझ किससे बनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले 15 सालों से जो अपनी नई जनरेशन है उसको पूरी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन परोसी गई है। और बल्कि मैं 15 साल से नहीं कहूंगा, जो मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको भी मेरी बातें कई बार समझ में नहीं आती हैं। यानी 40-45 साल का आदमी गांव छोड़कर शहर आ गया था, उसे पता है कि उसकी जिंदगी शहर में नरक जैसी है, उसे पता है कि वो हैप्पी जाकर के गांव में ही होता है, लेकिन वो अभी भी जो फेवर करेगा वो शहर का करेगा, उद्योगों का करेगा, पैसा इस जो कैश है इसका करेगा, वो असल बात की तरफ नहीं आ पाएगा। तो ये इसलिए समझना जरूरी है कि उन लोगों को ये व्यवस्था बनानी ही होगी। यदि व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग अपनी व्यवस्था बनाना चालू कर देंगे, फिर हम लोग बोलना चालू कर देंगे, हम सवाल उठाना चालू कर देंगे, और जब हम सवाल उठाएंगे तो फिर उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले कि अगली जनरेशन कुछ बोले, अगली जनरेशन को किसी और चीज में उलझा देना जरूरी है, और उससे पहले कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन लाई जाए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो,
और व्यक्ति को जितना हो सके पलायन करवाया जाए, और सबको एक जगह पर पलायन ना करवाया जाए, सब अलग अलग जगह पलायन हो। जैसे मान लो अगर रोजगार के लिए ही बिहार से कोई व्यक्ति आ रहा है कहीं पर, तो वो पूरा का पूरा एक चंक एक जगह पर नहीं जा रहा है। इसी तरह से हरियाणा से अगर कोई रोजगार के चक्कर में विदेश जाने के चक्कर में है या पंजाब जा रहा है, तो सब अलग अलग जा रहे हैं और अलग अलग जाकर के अलग अलग विस्थापित हो रहे हैं, ताकि वो अकेला रहे। अकेला रहेगा तो उसके पास सवाल करने की अक्ल और प्रशासन को आंख में आंख डालने के, सवाल पूछने की हिम्मत कभी नहीं आएगी। तो ये पूरा का पूरा एक प्लान है। पहले ये विस्थापन गुंडागर्दी से करवाया जाता था, हमले होते थे, मतलब पहले एक राजा दूसरे राजा पर हमले करता था, पहले ये अंग्रेज फिर हमले करे, फिर मुगलों ने हमला किया, वो हमला करके उस जगह के लोगों को विस्थापित किया जाता था। पहले की जो जनरेशन थी वो ऐसी थी कि वो समाज आधारित व्यवस्था होने की वजह से और सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने की वजह से पूरा का पूरा गांव विस्थापित हुआ करता था, ज्यादातर नहीं तो एक पूरा ग्रुप विस्थापित होता था। अभी इन्होंने पूरे गांव को तोड़ दिया, जातियों में, धर्म में, पॉलिटिकल पार्टियों में और दूसरी चीजों में, और जिसकी वजह से अब विस्थापन टुकड़ों में हो रहा है और अलग अलग हो रहा है, एक जगह पर नहीं हो रहा है, एक ही कारण से नहीं हो रहा है, समझ के साथ नहीं हो रहा है, सामूहिक जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि व्यक्तिगत आवश्यकता के हिसाब से हो रहा है। तो इसलिए अब इनका एजेंडा पूरी तरह से नई व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो पहले कुछ सवालों के जवाब हम आपको दे देते हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और आज के हालात। ये पहला सवाल है कि आज के हालात का इससे क्या संबंध है, ये आपको मालूम पड़ गया कि आज के हालात भी लाए गए हैं सिर्फ उसी व्यवस्था को, नई वाली व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि जब भी कोई आपसे इस तरह के सवाल पूछता है तो आपके पास कम से कम लॉजिकल रीजनिंग हो। हालांकि कुछ लोगों को बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आते हैं, तो जिनको लॉजिक समझ में नहीं आते हैं हम उनके लिए बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात ही उनके लिए कर रहे हैं जिनमें इतनी समझ है इन चीजों को समझने की और जो आगे इसके ऊपर बढ़ना चाहते हैं और जो चीजों को समझना चाहते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ में दूसरी कंट्रीज से भी जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं अभी हम टीम 300 का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए डेट फिक्स हो गई है 7 नवंबर से 12 नवंबर, और जगह फिक्स हो गई है मध्य प्रदेश। तो हम सब लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जो है वो टिकट कंफर्म कर लें और डेट्स जो हैं वो तय कर लें। अभी इन डेट्स में बदलाव की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है जब तक कि बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी ना आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आज के हालात इसके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। कबाल को क्या मिलेगा, इसका जवाब वैसे मैंने आगे दिया हुआ है कि ये व्यवस्था किस तरह से लेकर के आ रहे हैं और इनका पर्पस क्या है। कबाल इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह की जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको मिलेगा नियंत्रण। हर आदमी पावर चाहता है और पावर के लिए ही ये सारा का सारा खेल चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे अनजान रहे हों हम लोग या हमें नहीं पता हो कि हमारा कि ये लोग चाहते क्या हैं। लगभग हर व्यक्ति को मालूम है कि इन लोगों के प्रयास रहे हैं कि किस तरह से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। बट फिर भी नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको क्या समझ में आया कि ये इससे इनको क्या मिलेगा, मतलब उनको नियंत्रण अगर चाहिए तो किस किस चीज के ऊपर उनको नियंत्रण चाहिए, आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। दूसरा सवाल आता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, यानी कि चलो ठीक है भाई, आप नियंत्रण चाहते हो, आप सत्ता चाहते हो, ये वाली बात तो सबको समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर आपसे ये पूछेंगे कि भाई उनको इतने सारे लोगों को मारकर क्या मिलेगा, और जब वो इतने सारे लोगों को मार देंगे तो फिर वो राज किस पर करेंगे। ये इस तरह के सवाल हमारे कुछ साथी पूछेंगे तो हमारे पास उसका जवाब तो होना ही चाहिए ना, कि कम से कम के हम और कुछ नहीं है तो हम उसकी बात का जवाब तो दे ही पाए, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को क्यों मार रहे हैं और ये किस तरह से लाई जाएगी व्यवस्था, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी इस सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं कि ये व्यवस्था किस तरह से लाई जाएगी।
ये लाई जाएगी, पहले तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है उस व्यवस्था को लाने का। उसका पर्पस है टोटल डिपेंडेंसी एंड टोटल कंट्रोल, यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं, पूरी तरह से निर्भरता और पूरा नियंत्रण, ये वो चाहते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय गिरोह है वो चाहता है पूरी तरह से कंट्रोल करना हर चीज को। अब किस किस चीज पर कंट्रोल और कैसे कंट्रोल, फिर इससे निपटने का जो रास्ता, फिर आप कहते हो ना कि समाधान, अरे भैया समाधान तो गांव को चाहिए ना, तो गांव को बात समझ में आए, गांव समाधान पूछे तो बात बनेगी। आपको समाधान पूछना है तो आप टीम में शामिल होकर के आ सकते हैं। ऑनलाइन यदि हम ये पूछ रहे हैं कि समाधान क्या है, वो हमें समझ में नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ऑनलाइन समाधान नहीं बताए जाते हैं। इतने बड़े सिस्टम से लड़ने के लिए ओपनली दुनिया को हम ये कहेंगे कि ये ऐसे होगा। मोटे तौर पे हम आपको बता ही रहे हैं, जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी का सम्मान हमारा अपना गांव का, और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा। ये तो है मोटे तौर पर इसका इलाज। लेकिन जब माइक्रो लेवल पर जब इसकी मैनेजमेंट होगी तो वो मैनेजमेंट वैसे नहीं होगी जिस तरह से मतलब ऑनलाइन बताई जा सकती है, या जिस तरह से हम आप लोगों को कह सकते हैं कि ये ऐसे होगी। बट एनी हाउ, किस किस चीज पर वो नियंत्रण करना चाहते हैं, या हम पर नियंत्रण करने के लिए या दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए उनका किन किन चीजों पर नियंत्रण होना जरूरी है, और किस किस चीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जरूरी है। ये है जी, उनका हवा पर भी नियंत्रण चाहिए उनको, साफ हवा केवल उनके लिए हो, हमारे लिए तो गंदगी भरी हो। इसीलिए हमारे आसपास फैक्ट्री हो जाएगी, शुगर मिल हो जाएगा, ट्रायड जलते रहेंगे, ये बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स बन जाएंगे, पावर प्लांट बन जाएगा, इथेनॉल प्लांट बन जाएगा, और मतलब जो भी गंदगी वाली चीजें हैं, फैक्ट्रियां लग जाएंगी, वो सब जो है वो जनता के लिए है। लेकिन जहां पर ये लोग रहते हैं या इनके रिश्तेदार या इस चीज को समझने वाले लोग रहते हैं, वो इन फैक्ट्रियों और इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। वो धूल से भी दूर रहते हैं, अस्थमा वाली चीजों से भी, ये जो इनके क्रशिंग वाले जो ये होते हैं, माइनिंग होती है, उन सब से दूर रहते हैं। वो वहां जाते ही नहीं है, जाते भी हैं तो मुंह के ऊपर बड़ा सा मास्क लगा के जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं कि उनको आपके वाली हवा नहीं लेनी है, वो केवल आप लोगों को मिलेगी। हम वैसे भी भारत को तो थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, वो तीसरी दुनिया बोलते हैं, वो इसी कैटेगरी में लेते ही नहीं है कि भारत के लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने की कोई गुंजाइश है, या उन लोगों को कोई लगन है, या उन लोगों को सुधारने की अक्ल है। वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसे समझते भी हैं, वो तो वो नहीं समझते हैं आप लोगों को कुछ भी। पानी पर नियंत्रण, हवा के बिना भी आप नहीं रह सकते स्वस्थ, अगर साफ हवा नहीं है तो पानी पर नियंत्रण उनको चाहिए, क्योंकि पानी के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते हो। आप पुराने टाइम की सभ्यताओं को देखोगे तो सारी सभ्यताएं पानी के आसपास ही बसती आई हैं। तो इन्होंने क्या किया, नदियों के ऊपर बांध बना लिए, पानी जो अंडरग्राउंड पानी है, फैक्ट्रियों से पानी रिवर्स बोरिंग करके नीचे का पानी खराब कर दिया, मोटर से बिजली से पानी निकाल करके निकालते रहे, अंडरग्राउंड वाटर का इतना दोहन कर दिया कि पानी इतना नीचे चला जाए कि आपके पास पीने के लिए पानी बचे ही ना, बिना बिजली के और बिना कंपनियों के। तो फिर इन्होंने बोतल में भरकर भी पानी आपको बेचना चालू कर दिया, और पानी के ऊपर अब धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है। अभी जैसे बाढ़ आई हुई है तो ये बाढ़ में भी नियंत्रण करने का बहाना ढूंढ लेंगे, दंगे में भी नियंत्रण करने का बहाना ढूंढ लेंगे, कहीं भी कोई झगड़ा हो जाए, कोई और बात हो जाए, वहीं पर नियंत्रण करने का बहाना ढूंढ लेंगे। नियंत्रण किसके थ्रू करते हैं वो आगे बताते हैं आपको। फिर आ जाते हैं भोजन, भोजन पर नियंत्रण इनको चाहिए। तो भोजन पर नियंत्रण करने के क्या तरीके हैं, एक तो आपका बीज जो है वो इनका हो जाए, मतलब इनके हाथ में हो जाए, फैक्ट्रियों में बीज बनेगा, आपके पास देसी बीज ना हो, देसी बीज हो तो आपकी जमीन को इतना खराब कर दो कि वो देसी बीज उगा ही ना पाए, या फिर आपको पानी की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने लग जाए कि आपके पास पानी ना हो। देसी बीज तो बिना पानी के हो जाएगा, लेकिन मिट्टी अगर पत्थर जैसी हो जाएगी तो कैसे होगा। तो आपको इतने सारे केमिकल्स दे दिए जाएंगे जिनका पर्पस आपकी जमीन को खराब करना, बंजर करना, बांझ बनाना ही है, ताकि वो देसी बीज उगा ही ना पाए। तो ये बड़ा खेल चलता है। और इस खेल में भोजन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका ये भी है कि भाई आपका भोजन जो है, बल्कि कंट्रोल नहीं करना है, उनको दूषित भी करना है। पानी जैसे कंट्रोल भी नहीं करना है, दूषित भी करना है। हवा उनको कंट्रोल ही नहीं करनी है, दूषित भी करनी है।
आपको दूषित भोजन मिलेगा। 5 किलो अनाज जो गरीब को मिलता है वो हमेशा वो वाला अनाज मिलेगा जो फोर्टिफाइड के नाम पर, कैल्सिफाइड के नाम पर, या मतलब आपकी किडनी को भी कैल्सिफाई करते रहते हैं और आपकी पाइनियल ग्लैंड को भी कैल्सिफिकेशन करते रहते हैं। वो इतना सारा, मतलब आपको कहेंगे कि हमने इसके अंदर ना प्रोटीन डाला है, हमने इसके अंदर पोषण डाला है, आपकी बहुत चिंता करते हैं, वो ऐसा बताएंगे आपको। और इस तरह से आपका भोजन और पानी दूषित आपको उनको करना ही है। तो भोजन इस तरह से हो गया, बीज से हो गया, कंट्रोल इस तरह से होगा कि सारी फूड कंपनीज जो है वो मैक्सिमम उन्हीं की होंगी, और अनाज के ऊपर भी जो नियंत्रण होगा, अनाज उगाने के ऊपर, यानी बीज से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और दूसरे केमिकल्स का सारा खर्चा जो है वो मतलब आपको कंपनियों को देने के लिए ही करना पड़ेगा। आवास पर उनका कंट्रोल, यानी आपके रहने का, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज चाहिए ना। तो रोटी हो गया, कपड़ा तो हो ही गया, जब आपकी जमीनें उनके हाथ में है तो जमीन भी चाहिए, वो जमीन का आगे हमने लिखा है वैसे, तो कंपनियां ही उनकी हैं। तो अब आवास का कैसे होगा? आप घर बना नहीं पाएंगे, इससे ऊंचा नहीं बना पाएंगे, इससे बड़ा नहीं बना पाएंगे, ये डिजाइन बनाना पड़ेगा। डिजाइन बनाने से पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपको परमिशन देगा कि आप कैसा घर बनाओगे। मतलब आपके हाथ में नहीं है कि आप अपना घर कैसा बनाओगे, मतलब वो दूसरे को कंट्रोल, यानी कि बेसिकली वो घर बनाने को भी बिजनेस की कैटेगरी में लेकर के आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपका घर हमारे हिसाब का होगा। और हर जगह पर केवल यही चलेगा। अपनी जमीन पर, अपने खेत की जमीन में भी यदि आपको कुछ ऐसा काम करना है तो वो कहेंगे आपने परमिशन नहीं ली थी इस लैंड के इस्तेमाल को बदलने की। यानी कि आपको उस जमीन के ऊपर इस्तेमाल का, मैं इसमें जमीन में भी काउंट कर दे रहा हूं उसका आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि ये जमीन बेशक आपकी है लेकिन मालिक वो हैं, वो बताएंगे आपको कि जमीन किसकी है। वो धीरे धीरे, ऐसा में क्या होता है, ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि हमें पता ही नहीं होता। वो समझा लेंगे किसी भी तरह से कि आपको उनकी बात माननी चाहिए, ये सबके हित में है, और चूंकि ये सबके हित में है तो आपको मानना ही पड़ेगा। और चूंकि आप सारे मान ही गए हो तो फिर कानून बना देते हैं। जैसे आधार कार्ड के ऊपर है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है आज तक भी। अपार कार्ड मैंडेटरी नहीं है आज तक भी, लेकिन पहले 50-60% लोगों ने बनवा लिया, तो अब जो बचे हुए उनको धीरे धीरे एक एक करके पुश कर रहे हैं। जिनको एक एक करके पुश कर रहे हैं, वो जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए उन्होंने बोला सीबीएसई का ऑर्डर आ गया है, इसका क्या नाम, हरियाणा बोर्ड का ऑर्डर आ गया कि एग्जाम नहीं देने देंगे। कहीं पर भी उस आदेश में नहीं लिखा हुआ कि एग्जाम नहीं देने देंगे। अरे भैया, वहां आधार कार्ड का ऑप्शन है, ऑनलाइन भरोगे तो ही तो ऑप्शन है ना। ऑफलाइन से कौन मना कर रहा है? आप ऑफलाइन कीजिए ना उसको फिलअप, और ऑफलाइन करके अपना काम कीजिए। लेकिन नहीं, आपको भी तो आसानी चाहिए ना। तो इसलिए फिर वो जो आपको चाहिए उसके बदले में आपको वो करना पड़ेगा जो उनको चाहिए। यही वो कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो पुश करते हैं। पहली पीढ़ी, जो मैं आवास वाली बात कर रहा था परमिशन की, कि पहली पीढ़ी बोलेगी चलो क्या दिक्कत है, थोड़ी सी तो फीस है। अगली पीढ़ी के लिए वो फीस बढ़ जाएगी। जैसे टोल है, पहले 5 रुपए 10 रुपए से चालू हुए थे, आज 500 रुपये 800 रुपए तक चले गए हैं। पहले टोल जो है वो मतलब कहीं कहीं होते थे बहुत बड़े रोडों पर, जहां पर पब्लिक नहीं जाती थी, लेकिन पब्लिक को मालूम था कि वहां पैसे लिए जाते हैं, पब्लिक को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता था। आज वो बिल्कुल स्टेट हाईवे, मेरे गांव से 15 किलोमीटर पे टोल आ गया है, और आपके गांव से 15 किलोमीटर दूर टोल नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। 15, 20, 30 किलोमीटर पे टोल होगा ही होगा 100%। तो इस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि पहली पीढ़ी से शुरुआत करी, अगली पीढ़ी से थोड़ा पुश किया, अगली पीढ़ी ने थोड़ा विरोध किया, वहां रुक गए। अगली पीढ़ी जब मरने लग के कगार पर पहुंची तो उससे अगली पीढ़ी को तैयार होने से पहले वैसे कर दो कि जब पुरानी पीढ़ी को रगड़ा जा रहा है तब उसकी अगली पीढ़ी कॉलेज में है, और वहां पर पॉलिटिक्स को बंद कर दो तो उससे उनके आंदोलन करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, और बड़ा होकर उसे पता ही ना हो कि आंदोलन कैसे किया जाता है और अपनी बात कैसे रखी जाती है और अपनी बात किस तरह से मनवाई जाती है। तो बिल्कुल एकदम सिलसिले वाइज ये प्रोसेस चलता रहता है। यात्रा पर भी कंट्रोल, कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। पहले इन्होंने इसको कंट्रोल किया एयरप्लेन पे, पहले ये जहाज पे करेंगे अमीरों को, फिर आप उसकी तरह चलने लग जाओगे, फिर ये करेंगे मेट्रो में, फिर ये करेंगे दूसरी ट्रेन में,
फिर ये करेंगे एसी बसों में, फिर सिंपल बसों में, और फिर उसके बाद आगे आपकी गाड़ियों में भी कि ये गाड़ी अब नहीं निकल पाएगी। तो कौन सी गाड़ी जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है। दिल्ली के अंदर डीजल पेट्रोल वाली नहीं आएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक आएगा, या गैस वाली आएगी, सीएनजी वाली आएगी, या दूसरी आएगी। ये सब आप देख ही रहे हो। तो इट्स ऑल प्लान्ड। इवन यहां तक भी है कि 152D जैसे ये बड़े हाईवेज बन रहे हैं एलिवेटेड, इनके अंदर आपका किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, उसकी बुग्गी नहीं जा सकती, आपका उस पर साइकिल नहीं जा सकता, रिक्शा नहीं जा सकता, ऑटो नहीं जा सकता। तो इस तरह से किसान जो मतलब एक एवरेज से नीचे का आदमी है उसको एक्सक्लूड ही कर दिया पूरी तरह से, उसको सिस्टम से ही निकाल दिया कि आपको तो अधिकार ही नहीं है। जैसे खेती के 3 कानूनों के अंदर कोर्ट में जाने का अधिकार ही खत्म कर दिया था किसान का, यानी कि पूरी की पूरी जनरेशन को न्याय के अधिकार से ही वंचित रख दिया था। इतना बड़ा खेल ये लोग करते रहते हैं। जंगल पे कंट्रोल करना है क्योंकि जंगल में से ही सारी वनस्पतियां मिलनी है, सारी औषधियां मिलनी है, सारे औषधियां पौधे वहीं मिलते हैं। फार्मा कंपनियों के लिए जितनी जड़ी बूटियां हैं सब वहीं से मिलती होती है। तो जंगल पर इनको कंट्रोल चाहिए। यदि जंगल के ऊपर आम जनता का कंट्रोल रहा तो आम जनता को स्वस्थ रहना आ जाएगा। जितनी भी औषधियां पौधे थे, अफीम है, भांग है, और ये दूसरे और पौधे हैं जितने भी जितने उगते थे, उनको खरपतवार कह करके या नशे वाला पौधा कह करके उन्होंने उनको खत्म कर दिया, या तो मतलब पेस्टिसाइड डाल करके खत्म कर दिया, या फिर उन्होंने उनको नशे के पौधे बना करके साबित करके या उसको कह करके उनको मतलब उखड़वा दिया, या फिर जलवा दिया, या उसके ऊपर मतलब प्रतिबंध लगा दिया। प्रजनन पर भी कंट्रोल ये करना चाहते हैं कि अगली जनरेशन कैसी हो, किसकी हो, कौन सी प्रजाति हो, कौन सी ब्रीडिंग हो। प्रजनन सबका, यहां तक कि मधुमक्खियों का भी, मच्छरों का भी। आप देख लीजिएगा, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तक बनाए, चूहे तक जेनेटिकली मॉडिफाइड, सारे प्लांट वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बना चुके हैं, सब्जियां जेनेटिकली मॉडिफाइड बना चुके हैं, आदमी के जीन्स में भी तब्दीली लेकर आ रहे हैं, सारे एनिमल्स के ऊपर क्रॉस ब्रीडिंग चल रही है। एनडीआरआई जैसा संस्थान जो सारी की सारी जानवरों की प्रजातियों का सत्यानाश कर रहा है, एचयू जैसा संस्थान जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो सारे के सारे बीजों का, सारी फसलों का सत्यानाश कर रही है। ये हर किस्म की बीजों के ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कहते हैं हम उन्नत किस्म की बीज पैदा कर रहे हैं। इतना गलत आपके बीच में जानकारियां फैलाते हैं, मतलब वो कहते हैं उनको साइंटिस्ट हैं और वो 1 नंबर के गुलाम, उनको कुछ पता नहीं है। सामने आएंगे, उनको अपना पेपर पढ़ना होता है, उनको उनकी सम्मान मिल जाता है, उसकी तनख्वाह मिलती रहती है, ऊपर से आता है सारा टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऊपर से आता है, उसको सिर्फ वो इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं, मास के ऊपर इंप्लीमेंट करके, उन पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करके चेक करके ऊपर रिपोर्ट देते हैं। आम नागरिक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि कितना हेरफेर हो रहा है, कितने लोग मर गए, कितने पौधे खराब हो गए, कितनी जमीन बंजर हो गई, कुछ नहीं मालूम है। और फाइनली उनको मालूम है कि भैया ये वाला फसल, इनको ये वाली फसल का बीज बेचेंगे तो इसमें ये वाली बीमारी है, तो इसमें ये दवाई काम करेगी। वो केवल और केवल फार्मा कंपनियों के, फर्टिलाइजर कंपनियों के और इस तरह की कंपनियों के ही, पेस्टिसाइड कंपनियों के ही एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, और नथिंग मोर देन दैट। इन सारे नियंत्रण में सबसे ऊपर जो मैंने बोला है, सर्वोपरि है सोच पर नियंत्रण, यानी कि इसको हम माइंड कंट्रोल बोलेंगे। यानी आपकी सोच ही उनके हिसाब से हो जाए तो उनको क्या चाहिए फिर, यानी कि मैं ये कहूंगा कि आप उनके हिसाब से सोचने लग जाओ। वो कहते हैं तुमको पैसा चाहिए, वो कहते हैं हाँ पैसा चाहिए, जबकि असलियत में आपको पैसे से क्या खरीदना है वो चाहिए। रियलिटी ये नहीं है कि आपको पैसा चाहिए, रियलिटी ये है कि पैसे से जो खरीद रहे हो आपको वो चाहिए। यानी पैसे से आप कपड़ा खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो, अपने काम की चीजें, जूता खरीद रहे हो, बच्चे की एजुकेशन खरीद रहे हो, अपने लिए हेल्थ खरीद रहे हो, हेल्थ का इंश्योरेंस खरीद रहे हो, आप अपने लिए मकान खरीद रहे हो, अपने लिए जमीन खरीद रहे हो, बाकी चीज खरीद रहे हो, लेकिन वो चीजें खरीद रहे हो। तो असल में आदमी को पैसा नहीं चाहिए, असल में आदमी को सामान चाहिए, आवश्यकता का सामान। अब वो सारी आवश्यकताएं यदि कंपनियों से पूरी हो रही हैं, बैंकों से पैसा निकल रहा है और कंपनी के पास जा रहा है, तो आदमी के पास तो कुछ भी नहीं बचा। गांव सारा का सारा यदि बैंकों में पैसा रख ले और कंपनी से संबंध रख ले तो आपस का संबंध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, आपको यकीन दिला रहे हैं कि तुम हमारे वाले स्कूल में पढ़ोगे तो ही तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो ही तुमको इंटेलिजेंट बोला जाएगा,
तो ही तुमको काबिल बोला जाएगा, तुम ये वाला काम करोगे तो ही तुमको अच्छा बोला जाएगा। तो वो एक ट्रैप आपके चारों तरफ मतलब जाल बिछाते हैं और आप उस जाल के अंदर फंस जाते हैं, आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर उनके हिसाब से आप चलना चालू कर देते हैं। और यमन यहां तक कि अपनी दिनचर्या को भी खराब कर लेते हैं, ऋतुचर्या को भी खराब कर लेते हैं, अपना पूरा दिमागी संतुलन खराब कर लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप कर रहे हो, आपसे कोई करवा नहीं रहा है। आपको लगेगा आप खरीद रहे हो, जबकि आपको खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपका बच्चा जिसने कभी ये देखा नहीं था, वो जब शहर में आ जाता है तो रात को 12 बजे किसी खाने की कंपनी के पास या किसी सामान वाली कंपनी के पास एक ऑर्डर करके ऑनलाइन बिल्कुल राजा जैसा महसूस करता है कि देखो रात को 12 बजे भी मेरे लिए कोई ना कोई हाजिर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी सोच पर नियंत्रण करने का सबसे सिंपल जो साधन है वो शिक्षा है। यानी आपकी शिक्षा के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन यदि दे दी जाए, गलत जानकारियां दे दी जाए, तो आपको कभी भी सही जानकारी या सही ज्ञान और सही दिशा में बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और आप जैसा उन्होंने बताया है उसी तरह से चलने को ही सत्य मानते रहोगे और उसी हिसाब से चलते रहोगे। दिस इज द बिगेस्ट इशू। और इससे भी पहले ये चीज गलत है या सही है कि आप इस शिक्षा को लो कि ना लो, ये एजुकेशन आपके काम आएगी, आपके बच्चे के काम आएगी कि नहीं आएगी, इस पर पूर्ण विचार और गारंटी लेने की वजह। देखो आप हर चीज की आपकी गारंटी है, लेकिन आपकी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। स्कूल वाले आपको कभी नहीं बता रहे हैं कि आपके बच्चे को क्या क्या समझ में आएगा, क्या क्या समझ में नहीं आएगा, जब ये यहां से निकलेगा तो क्या प्राप्त करेगा, इसका जीवन कैसा रहेगा, कुछ भी गारंटी नहीं है। और बाकी सामान की गारंटी हम लोग ले रहे हैं। तो ये अगर हमारे को समझ नहीं होगी, ये हमें अकल नहीं होगी, तो फिर हम लोग अपने बच्चों के लिए सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। वो अक्ल ना हो उसके लिए आपका पाइनियल ग्लैंड पे अटैक होना जरूरी है। पाइनियल ग्लैंड के बारे में आपको रिसर्च करनी है। जितने लोग भी मेरी बात को सही मानते हैं वो सब लोग एक बार पाइनियल ग्लैंड पर रिसर्च जरूर कीजिए। जो ये थर्ड आई बना करके जो ये इस तरह का सिंबल वो दिखाया जाता है, वो मतलब ट्रायंगल के अंदर वो आंख होती है, वो उनका पाइनियल ग्लैंड पे है कि उनका टारगेट है। हम लोग उसको ये भी कह रहे हैं कि वो दज्जाल की आंख है, हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो इस वन आइड शैतान है, हम ये भी कह रहे हैं कि वो एक आंख वाला शैतान के साथ साथ वो कैमरास को भी हम लोग कहते हैं कि वो निगरानी रख रहा है। असल में पूरी दुनिया के ऊपर निगरानी या पाइनियल ग्लैंड ही रख रही है। यानी उस प्रकृति के साथ, उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का एकमात्र रास्ता यहां से होकर गुजरता है, पाइनियल ग्लैंड से। वो जो पाइनियल ग्लैंड है उसको रिसर्च करो, PINE में आगे दिखाई देता हूं, ये स्पेलिंग है पाइनियल ग्लैंड की। और पाइनियल ग्लैंड का सबसे बड़ा जो रोल है वो मेलाटोनिन रिलीज करना है। यानी कि इसका जो काम है पाइनियल ग्लैंड का, वो आपकी पूरी की पूरी एक तरह से वो ह्यूमन बॉडी क्लॉक को कंट्रोल, वो कंटिन्यू करना है। तो बॉडी क्लॉक अगर आपकी सही रहेगी, यानी दिन के साथ दिन होगा तब उठेंगे और रात होगी जब सो जाएंगे, तो आपका जो मेलाटोनिन जितना बॉडी को चाहिए उतना रिलीज होता रहेगा। ये मेलाटोनिन आपको हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये उनको मालूम है। और इसको तबाह करने के लिए उन्होंने इस पाइनियल ग्लैंड के ऊपर लगातार अटैक करने के रास्ते निकाले। तो वो अटैक करने के जो रास्ते हैं वो 5 रास्ते तो मैंने यहां पर लिखे हैं, और भी बहुत सारे रास्ते आप ढूंढ लीजिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्लाइफोसेट है। ये खाने की हर बाइट में आपको ग्लाइफोसेट दिया जा रहा है। ये कहां होता है? पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP, इंसेक्टिसाइड, जो भी राउंड अप जैसी ये मंसेंटो, बेयर के जितने बीज और जितने भी केमिकल्स आते हैं उन सब के अंदर ये ग्लाइफोसेट डाला जाता है। तो इसका मतलब है आपके खेत में कुछ भी स्प्रे किया जा रहा है केमिकल का तो वो ग्लाइफोसेट में है। फिर वो सारा का सारा स्प्रे वाला मटेरियल जो है बाजार में जाएगा। वो बाजार में जो जाकर के उसका फिर जब प्रोसेसिंग होगी उससे कोई बिस्किट बनेगा, कोई नमकीन बनेगी, कोई आपका कुरकुरे बनेगा, कोई चिप्स बनेगा, कुछ भी बनेगा, एनीथिंग व्हाटएवर जो भी खाने की आइटम बन रही है जो खेत से आई है उन सब के अंदर ग्लाइफोसेट है। तो विद एवरी बाइट वी आर टेकिंग दिस।
तो इस एवरी बाइट के साथ हमारा दिमाग खराब हो रहा है डिसीजन मेकिंग के अंदर। दूसरी बड़ी चीज जो इसके अंदर है फ्लोराइड, ये पानी के अंदर मिला के दे रहे हैं। जो टूटी से पानी आ रहा है वो पानी आपकी सेहत को, आपके स्पाइनल ग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और आप देखोगे जैसे चंडीगढ़ में मैं रहता हूं, मैं चंडीगढ़ में देखता हूं तो सुबह 4 बजे यदि हम पानी को बाल्टी में निकालते हैं तो बाल्टी पूरी भरती है, तब पूरी सफेद होती है उस फ्लोराइड की वजह से। और क्योंकि हमारे पास, आम लोगों के पास, गांव के लोगों के पास, शहर के लोगों के पास, जिनके पास पहली बात तो समय नहीं है, और जिनके पास समय है तो उनके पास लैब नहीं है कि वो अपनी लैब में टेस्टिंग करा सकें कि उनके पानी में क्या क्या केमिकल मिलाकर उनको दिया जा रहा है और उनको बीमार रखा जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू मैं मानता हूं। फिर ऑर्डर, अगली जो अटैक है वो गंध। सिंथेटिक कोई भी चीज है उसकी स्मेल यदि आपको आ रही है तो वो काम ये करेगी। तो अब आप देख लो, यानी कि यह हो गया कि आप खाने की हर बाइट के साथ ग्लाइफोसेट ले रहे हो, पानी की हर बूंद के साथ ग्लाइफोसेट ले रहे हो। और ग्लाइफोसेट से इससे बचने का तरीका यह है कि आपको किसान को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उसको बहुत सारा दाम देना पड़ेगा, इसलिए हमको फैमिली फार्मर्स की कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। फ्लोराइड से बचने के लिए, यानी कि पानी में फ्लोराइड है, उसके लिए आपको सुबह सुबह पानी गर्म करना पड़ेगा, सबसे पहले उबालना पड़ेगा, अच्छे से पकाना पड़ेगा, और फिर उसको ठंडा होने दिया जाए। और केटल में नहीं, बिजली के केटल में नहीं, केवल और केवल आप लोहे की या स्टील के बर्तन में उसको गर्म करेंगे और फिर उसके बाद उसको स्टोर करेंगे, ठंडा करके फिर पिएंगे। ऑर्डर, गंध। जब आप जलते हैं तो आपको हर कदम कोई ना कोई गंध या कोई भी स्मेल सिंथेटिक आ रही है फैक्ट्री से बनी हुई, तो सीधा पाइनल ग्लैंड पे अटैक हो रहा है। आप देखिए कहां कहां है जहां केमिकल्स की गंध है। आपका जो घर में पेंट लगा है उसमें भी है, आपकी गाड़ी में पेंट लगा है उसमें भी है, आपके सड़क पे चलते हुए कोलतार में जो स्मेल आ रही है वो भी है, आपके टेलकम के ऊपर, यानी जो आप पाउडर छिड़कते हो उससे जो स्मेल आ रही है वो भी, आपका डिओड्रेंट है वो छिड़कते हो उससे भी, साबुन लगा रहे हो खुशबू वाला उससे भी, तेल लगा रहे हो खुशबू वाला उससे भी, शैम्पू और वो यूज कर रहे हो उससे भी, फेस वॉश केमिकल वाला यूज कर रहे हो जो स्मेल आ रही है उससे भी, और जो ये डंपिंग यार्ड हैं इनसे भी, फैक्ट्री से स्मेल आ रही है उससे भी, कोई आसपास जा रहे हो कोई वाइन फैक्ट्री या कोई बियर फैक्ट्री उससे स्मेल आती है, क्योंकि हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो यहाँ आता है डेरा बस्सी में खूब सारी स्मेल आती है, वो याद आ गई थी। और शुगर मिल है कोई, उसमें से भी, फिर कोई दूसरे और जितने केमिकल्स वाली फैक्ट्री हैं, टायर फैक्ट्री हो गई, पेंट फैक्ट्री हो गई, केमिकल्स की और दूसरी हो गई, सब में ढेर स्मेल आती रहती है। जितनी वर्कशॉप है सबके अंदर कंटिन्यूअस स्मेल आती है, और साथ के साथ वाइब्रेशंस, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो वाइब्रेशंस जो ड्रिलिंग मशीन की वाइब्रेशन, गाड़ियों की हॉर्न की वाइब्रेशंस, आपके इंजन की वाइब्रेशंस, आपके अननेसेसरी चीख चित्कार की वाइब्रेशंस, पेड़ काट रहे हैं वो वाइब्रेशंस, वो जो हम पशुओं को काट रहे हैं मांसाहारी लोग उसकी वाइब्रेशंस, वो सारी उस वाइब्रेशंस जो है वो आसपास की उन चीजों को खराब करके हमारे पाइनियल ग्लैंड की ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। व्हाइट लाइट इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट लाइट, सफेद लाइट जहां पर भी होगी, इसको कुछ लोग ब्लू लाइट बोल देते हैं, ये भी डायरेक्ट अटैक स्पाइनल ग्लैंड के ऊपर होता है। यानी एक तरह से ये समझो कि ये जो आपकी पाइनियल ग्लैंड है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और जितने हार्मोन्स पूरी बॉडी के अंदर रेगुलेट होते हैं वो मेलाटोनिन की वजह से होते हैं। यानी लड़कियों में अगर समय से पहले पीरियड्स आ रहे हैं 10 साल 11 साल की उम्र में, ये इसकी कमी की वजह से है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, B12 कमजोर हो गया है, बॉडी में पेन रहता है, तो वो इसकी वजह से है, क्योंकि वो पूरे के पूरे दूसरे जितने भी आपको विटामिन जो चीजें अंदर से आपका जो ये आपकी बॉडी जनरेट जिन चीजों को कर सकती है वो नहीं करेगी, और जो रिलीज हार्मोन्स बॉडी ने करने हैं वो नहीं कर पाएगी अगर आपका ये मेलाटोनिन नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा रोल, जो एक बहुत बड़ा रोल वो इसका होता है मोबाइल का, मतलब ये कवर दिखाई दे रहा है आपको, फोन उधर लगा है, ये इसका क्या रोल है कि जब आप मोबाइल की, टीवी की, लैपटॉप की या किसी चीज की भी स्क्रीन को जब आप देखते हो, वो स्क्रीन दिखते ही वो जो लाइट दिखती है उसमें सूरज वाली रोशनी कहीं नहीं होती है, आर्टिफिशियल लाइट जहां भी होगी,
चाहे ये लाइट कमरे में जल रही है या फिर आपके कमरे में जल रही है, जो सूरज की रोशनी के अलावा कोई भी रोशनी जब आपकी आंखों पर पड़ेगी तो आपके दिमाग को एक मैसेज जाएगा कि रात हो गई है, अब मेलाटोनिन का बनना बंद कर दो। तो इसीलिए आपके ऑफिसेज में जो लाइट जल रही है अंदर कमरे में और सूरज की रोशनी ना मिले, और आपकी गाड़ी में बैठे और सामने से गाड़ी में दिन में भी लाइट जलने वाले उन्होंने कुछ व्हीकल्स बनाए थे जिनमें दिन रात लाइट जलती रहती है, वो लाइट जैसे ही आंखों में पड़ती है उसका सीधा सा काम यह होता है कि वो हमारे दिमाग को मैसेज भेजता है कि रात हो गई है, अब मेलाटोनिन बनाना बंद कर दो। और जब मेलाटोनिन बनना बंद हो जाए उसी टाइम हमको सो जाना चाहिए, और ये सूरज छिपने के 2 घंटे 3 घंटे में बनना बंद हो जाता है। सो बी केयरफुल। अगर आप रात को जाग रहे हैं, अगर 9 बजे के बाद इंटरनेट की स्पीड ज्यादा दे रही है, अगर कंपनी आपको ट्रैवल करने का काम दे रही है, तो वो सारी कंपनियां चलाने वाले लोग ही इस पूरे खेल को नियंत्रण कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इससे आप सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाओगे, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और आपके पारिवारिक संबंध भी खराब होंगे। तो जो रातों को जाग रहे हैं और फोन पे लगे हुए हैं, गारंटी से उनके परिवार में बहुत बड़े कलेश हैं, गारंटी से। और आपको उस फोन के व्हाट्सएप या दूसरी चीजों में लग रहा होगा कि ये उसकी वजह से है, कि ये सोशल मीडिया की वजह से है, दूसरी चीज नहीं, वो इस वजह से है क्योंकि आपकी बॉडी अंदर इरिटेशन और बीमारियां पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह आपको नहीं पता है। इसकी सिंपल वजह ये है वाईफाई और 5G, इसके ऊपर अगला, यानी कि मोबाइल की जो रेडिएशंस हैं, जो कान के पास यहां लगा के रखते हैं या फोन देखते रहते हैं, या जो जिनके घर में वाईफाई है या वाईफाई चला के रखते हैं, या नहीं भी है और वाईफाई के रेडिएशन के उसमें रहते हैं, इफेक्ट में रहते हैं, तो वो एक तरह से समझो एक चैम्बर में रह रहे हैं, और वो समझो कि एक माइक्रोवेव की तरह वो आपका दिमाग जो है वो भुन रहा है। इस ऐसे फील होता है, और उसमें सबसे ज्यादा अटैक फिर से वही होता है पाइनियल ग्लैंड के ऊपर। यानी आपको कंट्रोल करने के लिए आपको आपकी सेहत कंट्रोल कर लो, आपकी शिक्षा कंट्रोल कर लो, और इसमें धर्मांधता भी इसी वजह से आती है। देखो, आप फोन पे लगे हुए लोग ही सबसे ज्यादा धर्म के चक्कर में अंधे हैं, बाकी कोई नहीं है। ईमानदारी से अगर जियोगे तो इसमें आपको कंट्रोल करने के लिए इस राजनीति और इस पाइनियल ग्लैंड के साथ साथ पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और सांप्रदायिकता फैलाना तो इनका पहला पर्पस ही है, जिससे कि आप एक दूसरे से अलग होकर रहते रहें। तो शिक्षा व्यवस्था किस तरह की आ जाए, शिक्षा के बाद फिर मीडिया का रोल है। शिक्षा व्यवस्था इस तरह की आ जाए कि आप देखो आपका बच्चा किस तरह का एजुकेशन, किस तरह की एजुकेशन आपके बच्चे को मिल रही है। वो मतलब एक तरह से ये समझो कि पूरी तरह से अनजान है कि वो क्या पढ़ रहा है, पूरी तरह से अनजान है कि पढ़ने के बाद उसे क्या करना है उसका पढ़े हुए का, पूरी तरह से अनजान है कि उस रिक्रिएशन में कहाँ मदद होने वाली है, लाइफ में कहाँ मदद होने वाली है, क्राइसिस मैनेजमेंट में कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे, कुछ नहीं। बस सुबह से लेकर रात तक अंधा होकर गधों की तरह चल रहा है, और पीछे से उसको हाँका जा रहा है, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है, और वो चले जा रहा है। और अंत समय कहाँ है, मतलब उसे क्या हासिल होना है कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद जब वो किसी कंपनी या किसी जगह पर नौकरी लगता है तो कंपनी वाले उसे बताते हैं तुमको ये काम करना है, और वो हम बताएंगे, और जो आज तक तुम पढ़ के आए हो वो किसी काम का नहीं है। इवन पीएचडी करे हुए लोग, एमएससी करे हुए लोग कुछ ही काम के नहीं है, एमटेक करे हुए लोग कंपनियों के लिए किसी काम के नहीं है। कंपनियां बताती हैं कि तुमको क्या करना है, और ये सबको मालूम है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आराम से बता सकते हैं। दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए फिर इनका काम है मीडिया का 24 घंटे अपना गंद और अपनी कबाड़, जो आपकी जरूरत नहीं है, वो टीवी, अखबार, फिल्में, नाटक, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पोस्टर, बैनर, रेडियो, और ये क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको परोसी जाती रहती हैं, और लगातार परोसी जाती रहती हैं, और जाती जा रही हैं, और वो लगातार हो रहा है। एंड दिस इज हैपनिंग विद यू, जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जाना कहाँ है। फिर अगर इन सब चीजों के बावजूद भी अगर हम जैसा आदमी, आप जैसे लोगों को समझाने लग जाए, और फिर इस लड़ाई को लड़ने लग जाए कि अब हम ऐसे चुपचाप तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, तो फिर इनके पास क्या क्या चीजें हैं ये देखो। फिर पुलिस है, फौज है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स है, स्वाट टीम है, एनएसजी कमांडो, एनएसजी है, सीआईएसएफ है, कमांडोज हैं, मार्शल्स हैं, होमगार्ड हैं,
सिविल डिफेंस है, और फिर राजनीतिक गुंडे जो कभी भी किसी के खिलाफ भी नारे लगाने के लिए खड़े किए जा सकते हैं। यानी कि आपको चुप कराने के लिए इनके पास इतने सारे हैं हथियार, और इनसे इनके बाप बनकर रहते हैं। फिर इनको इन्फोर्समेंट के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, स्नाइपर्स हैं, असैसिन्स हैं जो उनको मारने के यूज काम आ जाते हैं, सीआईए है, सीआईए तो नहीं बोलेंगे, हाँ सीआईए वाले, सीआईए वो थाने के साथ साथ पुलिस वालों का सीआईए थाना भी होता है एक अलग से पीटने के लिए, जिसमें होटल में हम लोगों को पीटा गया था। सीआईडी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, अदर एजेंसीज हैं, और फिर इनके ऊपर भी आदेश देने के लिए तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, एडीसी है, डीसी है, डीएम है। इनका पूरा नेटवर्क है पूरे के पूरी चीजों को संभालने के लिए। आपके पास क्या नेटवर्क है इनके सिस्टम से लड़ने के लिए? चलो मैं आपको बता तो दूंगा कि ठीक है, लेकिन इनके पास तो पूरा सिस्टम है ना, आपके पास तो सिस्टम नहीं है, समझ भी नहीं है, लड़ने वाले लोगों की पता भी नहीं है, कौन इनके साथ लड़ेगा? एक आदमी को गिरफ्तार कर दो, बाकी लोग खड़े होने वाले ही नहीं मिलते हैं हमको उस लेवल के, मेंटल लेवल के। तो फिर कैसे लड़ेंगे हम इनसे? इसका मतलब यह है कि पहले हमको गांव के लेवल पर समझ को इतना बढ़ा देना है। मैंने कुछ शुरुआत किया था कि भाई हम लोग संविधान की भी सबको, जैसे रुपया मूल्य का मापक है उसकी पूरी जानकारी हमने दी और दे रहे हैं, मतलब लेसन्स की मदद से, वैसे ही संविधान के लेसन्स चालू करें ताकि आप एजुकेट हो सकें ज्यादा से ज्यादा। और फिर इसी तरह से ये सारी चीजें हैं, तो फिर आप कैसे आप इनसे लड़ पाओगे जब तक आपको समझ नहीं है और आप ये नहीं करेंगे। एक ही रास्ता है ना, या तो चुपचाप होकर बैठ जाओ भैया ये तो बहुत बड़े हैं, या फिर जो है जान हथेली पर लेकर निकल लो, और कोई रास्ता मुझे तो समझ में नहीं आता है। और फिर इन सब के बाप जो बैठे हुए हैं, जिनके घरों में पैसे भी मिलते हैं, फिर जजों की दादागिरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं हम लॉ ऑफ द लैंड से नहीं चल रहे भैया? हम लोग कोर्ट में जाकर किसी वकील से पूछो, डिस्क्रिटरी पावर है जज की, उसकी मर्जी है वो जमानत दे कि ना दे, मतलब वो कोई नियम से नहीं चलते हैं जजेस अपने, कोई नियम नहीं है, एकमात्र तरीका है जज की मर्जी है, अगर देना चाहे तो दे देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। तो भैया ठीक है, फिर इसका मतलब तो यह है कि जिसके हाथ में जज है उसके हाथ में कानून है, जिसके हाथ में कानून है उसके हाथ में ऊपर वाला तंत्र है, जिसके हाथ में ऊपर वाला तंत्र है वो मालिक है, तो मालिक तो अपने हिसाब से चलाएगा, आपको कोई थोड़ी सुनेगा, रगड़ देगा जो बीच में बोलेगा। और ये सबको काबू करने के लिए, इन सारे लोगों को काबू करने के लिए चाहिए डेटा। डेटा इज द न्यू फ्यूल। मतलब ये सारी चीजों में आपको ये डाटा किस लिए चाहिए? भाई मान लो आपको पता हो कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके खाते में कितने पैसे पड़े हैं, ये मैं आपको चलो बता देते हैं, ये सारी चीजें हमने लिख दी थी। भाई आपका पैसा कितना है, तो आपकी आमदनी कितनी, खर्चा कितना, कर्जा कितना, नौकरी कितनी, जमीन कितनी, क्रेडिट कार्ड कौन सी, लिमिट कितनी बनवा रखी, सब पता लग गया। आपकी औकात का पता लग गया उनको कि भैया इस आदमी को कंट्रोल करने के लिए ये चीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। फिर हेल्थ का पता होना चाहिए, सारी डेटा, कौन सी दवाई ले रखी है, उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रखे हैं, क्या क्या हो रखा है, इंजेक्शन कौन से लगे हैं, मुकदमे कौन से लगे हैं, नौकरी कौन सी लगी है, ट्रांसफर कहां किया जा सकता है, प्रताड़ना कैसे की जा सकती है, और सोशल मीडिया पर बदनामी करने के रास्ते भी ढूंढ लेंगे फिर ये आदमी को। मतलब आप अगर मोटे तौर पर देखेंगे तो आदमी के बारे में सब जानकारी पता हो तो उसको कंट्रोल किया जाना बड़ा आसान है ना। अब हम लोग अपने आसपास अपने दोस्तों को तो नहीं बताते कि हमने कितना कर्जा लिया हुआ है, दिखाते रहते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन कंपनियों को सब पता है, प्राइवेट कंपनियों को सब बता रखा है, और अपने दोस्तों को नहीं बता रखा। ये बड़ी विडंबना है कि हम अपने समाज को अंधेरे में रखकर कंपनियों को सब कुछ बता रहे हैं। और ये डेटा इसलिए इनको चाहिए ताकि ये प्लान कर सकें कि अभी यहां तक भी डेटा ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से, कि कितने लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या सिस्टम चला रहे हैं। तो एक ही दिन साइबर अटैक आएगा और हमारा सबका ये यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट जितने फॉलोअर बना रखे सब जीरो हो जाएंगे। तो ये वीडियोस डाउनलोड करके आपको किसी हार्ड डिस्क में रखने पड़ेंगे, और बिना इंटरनेट से कनेक्ट हुए लैपटॉप में ही चलें, फिर तब जा करके बचेंगे हम। इंटरनेट से कनेक्ट हुआ लैपटॉप में तो वायरस आया और सब फिर उड़ जाएगा। जितना भी ये डला हुआ है, ये किसी ने डाउनलोड भी कर रखा होगा तो इंटरनेट वाली जगह पे लगेगा, तो वो सारा डेटा, ये इनके पास सारा इंतजाम करके रखा हुआ है इन लोगों ने। तो भैया जी अब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई हमारे जैसा व्यक्ति अगर ऐसा करके बोलने भी लग जाए अपनी जान हथेली पर रखकर, तो इनको किसी आदमी को हमारे नजदीक लेकर आना है। मान लो आप एक बात बताइए, हमें कोई कह दे बलारा जी हमको जनता सरकार मोर्चा ज्वाइन करना है, हम मना करेंगे क्या? आ गया
आने के बाद वो काम किया, साल 2 साल उसने चेहरा बनाया, नाम कमाया, और थोड़े दिन के बाद कहने लग जाए कि ये बलारा तो ऐसा है, बलारा तो वैसा है, ये तो ऐसा करता है, तो ऐसा करता है। देन व्हाट? लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी खराब होएगी ना। जिन लोगों ने खुद बरत लिया उनको पता है। अच्छा, तो और बाद में निकलने के बाद जब उनको पता लगता है, जब उनका मतलब हल हो जाता है या मतलब हल नहीं होता है या होने के चांस नहीं रहते हैं, फिर वो बदनाम करने लग जाएंगे। वो उन्हीं के लोग होते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। तो भैया अब आप लोगों को समझना यह है कि आप इसको कैसे समझते हैं। आप इस पूरे के पूरे प्रकरण को जब लड़ेंगे तो पूरी बात नहीं पता होगी तो किस तरह से लड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि आप अपनी अगली ट्रेनिंग जो भी जनता सरकार मोर्चा की आती है, अभी हमने नेक्स्ट जो ट्रेनिंग रखी है 12, 13, 14 सितंबर 2025 में रखी है ब्राह्मण धर्मशाला जुलाना में। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लेकर के आइएगा प्लीज, तभी हम लोग आगे कुछ बढ़ेंगे।